हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट जुलाई 2024 की उर्दू की मैराथन क्लास में आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 80 सवालात को हल करेंगे जो आपका 7 जुलाई का जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत मददगार साबित होगा। तो बगैर किसी देरी के हम सवालात को हल करते हैं। इस मैराथन क्लास में आप बने रहिए और जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को मुकम्मल कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बच्चे फितरी अंदाज में इक्तसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। बच्चे नेचुरल वे में सीखते हैं अगर उन्हें सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान से रूबरू किया जाए, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से रूबरू किया जाए, या इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के रूबरू किया जाए, या किसी ज़बान के कवायदी साख्त के रूबरू किया जाए। यानी बच्चे को अगर हम किसी एक चीज़ से रूबरू कराते हैं तो इक्तसाब करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इक्तसाब क्या होता है। इक्तसाब और आमोजिश में फ़र्क होता है। इक्तसाब का मतलब होता है कि जो बच्चे खुद ब खुद सीख जाएं, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मतलब लाशऊरी तौर पर। तो इक्तसाब हम उम्मन जो हम पहली ज़बान करते हैं, इक्तसाब मादरी ज़बान जो हमारी होती है उसको इक्तसाब करते हैं, और आमोजिश जो है वो हम दूसरी ज़बान करते हैं। जैसे हमारी दूसरी ज़बान हुई अंग्रेज़ी, अगर हम सीखते हैं, फ़्रेंच सीखते हैं, इस तरह की भाषा अगर हम सीख रहे हैं, ज़बान सीख रहे हैं, तो हम आमोजिश करेंगे। तो इक्तसाब यानी जो नेचुरल वे में हो जाए। अगर हम बच्चों के इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान से रूबरू कराएं तो बच्चे इस तरह से उसका इक्तसाब करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा सवाल है, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये क्या है? अगर एक बच्चा है, वो उसे कोई मालूमात मिली, कोई बात है, तो वो उस मालूमात को समझने के लिए पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये कौन सा तरीका है? ऊपर से नीचे का अमल यानी टॉप डाउन प्रोसेस, ऊपर से नीचे आने का प्रोसेस, या नीचे से ऊपर का अमल, या इस्तखराजी तरीका यानी डिडक्टिव मेथड, और इस्तकराई तरीका यानी इंडक्टिव मेथड। तो इसमें डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इस्तखराजी में, इसमें जो है पहले हम कोई रूल बता देते हैं, जो भी कोई कानून है, और फिर उसको मिसालों से समझाते हैं। और इस्तकराई में होता है पहले हम मिसाल देते हैं बच्चों को और फिर मिसाल से ही उस जानकारी को जोड़ते हैं, उस मालूमात को जोड़ते हैं। तो ये इस्तकराई तरीका हुआ, यानी इंडक्टिव मेथड। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक बच्चा है, उसने मालूमात को समझने के लिए पहले मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, उसके बाद वो उस मालूमात को समझता है। तो यानी बच्चा पहले नीचे से ऊपर का अमल कर रहा है, पहले अपनी जानकारी को, अपनी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसको कहेंगे नीचे से ऊपर का अमल। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 है, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन ज़रूरी नहीं है। तो ज़बान की अगर हम आमोजिश कर रहे हैं, कोई ज़बान हम सीख रहे हैं, तो उसमें क्या ज़रूरी नहीं है? दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत, या महारत। तो अगर हम कोई ज़बान सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़बान सीखेंगे तो दुरुस्तगी भी चाहिए, ज़बान सही सही सीखें। ज़बान सीखने के लिए रवानी भी चाहिए, मौजूनियत भी चाहिए, ज़बान की मौजूनियत भी चाहिए, लेकिन महारत नहीं चाहिए। कि हम ज़बान सीख रहे हैं महारत हासिल करने के लिए, तो पहले महारत कैसे हासिल हो जाएगी? महारत पहले हम ज़बान सीख लेंगे, उसके बाद हासिल होगी। तो सीखने के लिए जब ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं उस टाइम में महारत ज़रूरी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। सवाल नंबर 4, ज़बान क्या है? अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसका ज़रिया है, ज़बान के ज़रिए पहुंचाते हैं। इंसान के जज्बात, ख़यालात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। इंसान के जो जज्बात होते हैं, उनका ख़याल, उनका एहसास, या फिर उनकी जो ज़रूरत होती है, उसे एक दूसरे तक तरसील करने, कम्युनिकेट करने का वसीला है। या ज़बान इजहार ख़याल का एक आला है, अपनी बात का इजहार, अपने ख़याल का इजहार करने का एक समझिए टूल है, या इनमें से सभी।
تو ہم اپنی بات کو دوسروں تک ہم اپنی بات کو دوسروں تک ٹرانسفر جو کرتے ہیں زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں، تو یہ آپشن بھی صحیح ہے۔ انسان جو اپنا جذبات، خیالات یا اپنی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے، تو آپشن نمبر 2 بھی صحیح ہے۔ زبان اظہار خیال کا آلہ ہے۔ ہمارے اندر جو خیال ہے تو ہم کس کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں؟ زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک سمجھیے زبان ہماری ٹول ہے، ہم اپنے خیال کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 4 جو ہے یہ صحیح جواب ہے، یا ان میں سے سبھی، یہ سارے آپشن جو ہے زبان کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، عام طور پر بچے اپنے ماں باپ، گھر بار اور اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بچے جو اپنے گھر بار سے ہی سیکھتے ہیں، بہت کچھ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیم بذریعے صحیح و خطا، صحیح و خطا، صحیح خطا مطلب ٹرائل اینڈ ایرر، صحیح مطلب ٹرائل کوشش، ٹرائل، اور خطا مطلب ایرر، ہے نا؟ تو ٹرائل اینڈ ایرر، یا تعلیم بذریعے تقلید، نقل کے ذریعے، تعلیم بذریعے بصیرت، یا تعلیم بذریعے عمل۔ تو بچے جو اپنے آس پاس سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے ہم کہیں گے تعلیم بذریعے تقلید، یعنی بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، تقلید کر کے، نقل کر کے، تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے، زبان کی آموزش کا مطلب ہے۔ زبان کی آموزش کا کیا مطلب ہے؟ غیر منظم طریقے سے زبان سیکھنا، منظم طریقے سے زبان سیکھنا، یا بغیر مہارت اور مشق کے زبان سیکھنا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو زبان کی آموزش مطلب ہم نے ابھی دیکھا کہ آموزش اور اکتساب کیا ہوتا ہے۔ اکتساب جب ہم کوئی چیز یا کوئی جانکاری، کوئی معلومات بغیر کسی محنت کے سیکھ لیتے ہیں، بغیر کسی کوشش کے، انفارمل طریقے سے، لیکن آموزش ہمیں پورا منظم طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو غیر منظم طریقے سے زبان سیکھنا، اگر ہم غیر منظم طریقے سے زبان سیکھ رہے ہیں تو ہمارا اکتساب ہوگا، آموزش نہیں ہوگی۔ منظم طریقے سے زبان سیکھنا، بغیر مہارت اور مشق کے زبان سیکھنا، بغیر مہارت اور مشق کے جو ہے ہم پہلی زبان سیکھتے ہیں، اپنی مادری زبان، تو وہ ہم آموزش نہیں کرتے، یعنی اکتساب کرتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے صحیح ہوگا۔ آموزش ہم منظم طریقے سے، فارمل طریقے سے کرتے ہیں، کوئی دوسری زبان ہم سیکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں زبان کی آموزش۔ اس میں ہم محنت سے سیکھتے ہیں، اپنے پورے شعور سے، اپنے پورے مینٹل جو ہے ہماری جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ہم پوری طرح سے تیار ہو کر سیکھتے ہیں اس سے۔ اگلا سوال ہے، زبان بنیادی طور پر ہوتی ہے زبانی، تحریری، ترسیمی یعنی گرافک، اور بصری۔ تو زبان بنیادی طور پر کیسی ہوتی ہے؟ زبان بنیادی طور پر جو ہوتی ہے وہ زبانی ہوتی ہے۔ پہلے ہم بنیادی طور پر بیسیکلی، مطلب بیسک طور پر اگر ہم دیکھیں تو زبان پہلے ہوتی ہے زبانی، زبان سے ہم بولتے ہیں، اس کے بعد تحریری آتا ہے، پھر ترسیمی آتا ہے، پھر بصری آتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بچے زبان میں مہارت حاصل کریں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تتلانے اور دوسرے شروعاتی زبانی رویوں کو تقویت، ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ، نقل اور مشق، یا قواعد کی جلد تدریس۔ بچے زبان میں مہارت حاصل کر لیں اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ، اس زبان میں بچہ مہارت حاصل کرے، مطلب جس زبان میں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ مہارت حاصل کر لے، تو اس زبان کو بچے کو بچپن سے ہی زبان سے سابقہ پڑے، بچپن سے ہی وہ زبان بچہ سنے گا تبھی اس میں مہارت حاصل کرے گا۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، تدریسی و آموزشی عمل کے مخصوص اقدام پر عمل کرنے کے لیے استاد کلاس روم میں ڈیش کو یا پر عمل کرتا ہے۔ تدریسی و آموزش، ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کے دوران ایک استاد جو ہے وہ کلاس روم میں کس پر عمل کرتا ہے؟ کس چیز پر؟ تکنیک پر، عمل پر، رویے پر، یا طریقے پر؟ تو کلاس روم میں اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور بچے سیکھ رہے ہیں، آموزش کر رہے ہیں، تو اس میں ٹیچر جو ہے اپنے طریقے پر، یعنی اپنی ٹیچنگ میتھڈ پہ
उसका टीचिंग मेथड क्या होगा उस पर अमल करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका करेक्ट आंसर हुआ। स्कूल के शुरुआती दिनों में बच्चे घर की ज़बान का इस्तेमाल कैसा होगा। स्कूल के शुरुआती दिनों में बच्चा शुरुआती दिनों में स्कूल जाता है और वो बच्चे अपने घर की ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो बच्चे के लिए मुश्किल होती है या फिर असातिज़ा के लिए मुश्किल होती है, टीचर के लिए मुश्किल होती है, या फिर आमोज़िशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो सीखने का जो मकसद है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, घर की ज़बान मदद करती है, या स्कूल में सबके लिए गिरा कदर है, या स्कूल में परेशानी का बाइस है, परेशानी पैदा करता है। बच्चा जब स्कूल के शुरुआती दिनों में अपने घर की ज़बान का इस्तेमाल करता है तो इससे आमोज़िशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बच्चा जो सीखने आया है, जो उसके सीखने का जो मकसद है, वो इस तरह से मकसद में हेल्प मिलता है। मकसद को पूरा करने में बच्चा घर की ज़बान का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मकसद को पूरा करने में इससे मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। दर्ज झेल में से ज़बान की क्लासरूम का सबसे मुस्तनिद मवाद कौन सा है। ज़बान की क्लासरूम है, उसमें सीखने के लिए सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा है। वर्कबुक, दरसी किताब, मुआविन दरसी किताब, या फिर अखबार। तो अगर हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक डिज़ाइन नहीं की गई है, तो कैसे टीचिंग होगी या फिर कैसी लर्निंग होगी। तो टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है, यानी दरसी किताब बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। 12वां सवाल है, ज़बान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। ज़बान का एक अच्छा निसाब, अच्छा सिलेबस किस पे मुश्तमिल होता है। ज़बान की तदरीस के मकासद, तरीक़ाकार और तय्युन कदर पर। ज़बान की तदरीस का क्या मकसद है, मतलब ज़बान लैंग्वेज पढ़ाने का क्या मकसद है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका इवैल्यूएशन कैसा होगा, उस पर मुश्तमिल होता है। या तदरीस व आमोज़िश के मकासद, पढ़ने या पढ़ाने के मकासद, कंटेंट, अमल, प्रोसेस जो भी होगा, और उसके इवैल्यूएशन पर। या ज़बान की तदरीस व आमोज़िश के अक़दार, ज़बान के टीचिंग और लर्निंग का जो वैल्यू है उस पर, अमल और इम्तिहान पर। तो इम्तिहान जहाँ आए वहाँ आपका जो है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टैग वर्ड है ये, तो इसको जो है हम ऑप्शन में नहीं लेंगे, इसको हम पहले ही देख के छांट देंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर करना आसान हो जाएगा। स्कूल के नज़रियात, तदरीस व आमोज़िश और इम्तिहान पर, यहाँ भी इम्तिहान है तो यहाँ भी इस ऑप्शन को जो है हम काट देंगे। इससे हमारा जो है 2 ऑप्शन बचता है, इसमें हम देखेंगे तदरीस व आमोज़िश के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़े कदर पर। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब होगा इसका, कि ज़बान का एक अच्छा नसाब जो होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है। पढ़ने और पढ़ाने के मकासद उसमें शामिल होते हैं, कंटेंट क्या होगा वो शामिल होता है, कंटेंट पर अमल कैसा किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए इस पे, और फिर उसके बाद जो पढ़ा दिया गया है उसके इवैल्यूएशन पे, अंदाज़ा कदर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 1 है, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है। आज का जो निज़ाम तालीम है यानी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है, वो किस चीज़ को मुहासबा करता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। तो मुअल्लिम ने क्या किया, मतलब मुअल्लिम ने क्या पढ़ाया, इसमें देखा जाता है कि मुअल्लिम ने क्या पढ़ाया, या मुताल्लिम ने क्या सीखा, या निसाब कितना पूरा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये देखा जा रहा है, किस पे फोकस किया जा रहा है कि मुअल्लिम ने क्या पढ़ाया, यानी टीचर ने क्या पढ़ाया, या फिर स्टूडेंट ने क्या पढ़ाया, फिर सिलेबस कितना पूरा हुआ, उसका ड्यूरेशन ख़त्म होने तक सिलेबस पूरा हुआ या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस पे फोकस करता है कि मुतालिम ने क्या सीखा, यानी लर्नर ने क्या सीखा, स्टूडेंट ने अब तक कितना सीखा, वो इस बात पे फोकस करता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। प्राइमरी क्लास में टीचिंग करते वक्त जवाब हासिल करने के लिए बच्चों से जवाब लेने के लिए, आंसर लेने के लिए क्या करना चाहिए। सोचने के लिए मौका देना चाहिए, कोई क्वेश्चन करके बच्चों को सोचने के लिए मौका देना चाहिए, या फिर उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, या जल्दबाजी करना चाहिए कि जल्दी से आंसर करो, या फिर नरम और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए टाइम देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मौका देना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, कुव्वते गोयाई अतिया कुदरत है लेकिन ये। कुव्वते गोयाई यानी मतलब बोलने की जो ताकत है, आपको जो बोलने की ताकत दी गई है वो नेचुरल है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से मिली है। बोलने की जो ताकत है, बोलने का जो कुव्वत है, वो कुदरत का एक तोहफा है, यानी ऊपर वाले का एक तोहफा है, लेकिन ये मौरूसी तौर पर नहीं मिलता, मतलब ये ख़ानदानी तौर पर नहीं मिलता, बाप दादा के टाइम से चला आ रहा है बोलने का, ये ऐसा नहीं है। बच्चा नकल करके सीखता है, माहौल से सीखता है, या इनमें से सभी ज़राए से। बोलने की जो ताकत है वो हमें कुदरत से मिली है, लेकिन ये बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चा जो भी बोलता है अपने आसपास के माहौल से सुनता है और फिर वो उसे नकल करके सीखता है। जो उसके माँ बाप भाई बहन बोल रहे हैं, बच्चा उसे नकल करके सीखता है और फिर बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है, बोली के लिए कौन सा बयान ज़्यादा सही है। एक हम जानते हैं कि ज़बान होती है, एक ज़बान है और दूसरी होती है बोली। तो इसमें पूछ रहा है कि बोली के लिए कौन सा, नीचे जो बयान दिया गया है 4, उसमें कौन सा बयान ज़्यादा सही है। तो ये ज़बान की ज़ेल शाख है, यानी बोली जो है ज़बान की ज़ेल शाख है, सब ब्रांच है, या ये ज़बान की इब्तदाई शक्ल है, ये ज़बान की शुरुआती शक्ल है, या ज़बान से अलग एक हुनर है, या फिर ये ज़बान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, ये ज़बान की इब्तदाई शक्ल है। पहले बोली बोली जाती है, कोई एक एरिया है पर्टिकुलर, उसमें बोली बोली जाती है। वही बोली जो है कई लोगों में जब बोली जाने लगती है और फिर लोग उस बोली को बोलने वाले का दायरा बढ़ता जाता है। जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, कई जगह बोलने लगते हैं, इसका दायरा जो है वसी हो जाता है, तब ये ज़बान का रूप अख्तियार कर लेती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोली जो है ज़बान की इब्तदाई शक्ल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, लुगत में बहस की जाती है। लुगत में यानी डिक्शनरी में किससे बहस की जाती है? अल्फाज व माना से, मतलब वर्ड से और उसके माना से, अल्फाज के माखज़ से, अल्फाज का क्या माना निकलता है उससे, या सिर्फ अल्फाज की हैसियत से। अल्फाज की हैसियत से मतलब उसका जो है तरतीब जो है उसकी ए से बी से या अलिफ से बा से जो भी शुरू हुआ है उसकी तरतीब से, या फिर उनमें से सभी। तो लुगत में इन सारी चीज़ों से बहस की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 है, इब्तदाई दर्जात में दाखिला से कबल बच्चे क्या जानते हैं। बच्चे जब प्राइमरी क्लास में दाखिला लेते हैं तो उससे पहले उन्हें क्या जानकारी होती है? कुछ ना कुछ तो जानकारी होती होगी। तो बच्चे अपनी ज़बान के कवायद जानते हैं, छोटे बच्चे अपनी ज़बान के कवायद यानी अपनी ज़बान की ग्रामर जानते हैं, या ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, या फिर वो ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं। ज़बान की जितनी भी महारतें हैं, यानी ज़बान की महारतें हैं, एक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब ज़बान की महारतें हैं। तो क्या जब इब्तदाई दर्जात में बच्चे दाखिला लेते हैं तो अपनी ज़बान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, या सिर्फ अपनी मादरी ज़बान से वाकिफ़ होते हैं, या अपनी ज़बान की अलामतों को जानते हैं, उनकी जो ज़बान के जो सिंबल हैं उनको जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। यानी जब इब्तदाई दर्जात में बच्चे एडमिशन लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं इब्तदाई दर्जात में, तो जब वो एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ अपनी मादरी ज़बान जानते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है, बच्चे सिर्फ उससे वाकिफ़ होते हैं। 7वां सवाल है, स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए किया जाने वाला अमल है। स्कूल में बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियत कैसे पैदा की जाए, तकरीरी सलाहियत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, उसके लिए क्या अमल किया जाता है? मुशायरा, खेल कूद, मुबाहिसा या मुनाजरा। तो बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए मुनाजरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, ज़बान की आमोजिश में ज़्यादा वास्ता है। ज़बान की लर्निंग में सबसे ज़्यादा किसका वास्ता पड़ता है? जब बच्चे ज़बान की आमोजिश करते हैं या जब बच्चे ज़बान को सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वास्ता पड़ता है? किस चीज़ से उनका वास्ता पड़ता है? आँख और हाथ का, यानी ज़बान सीखते वक्त वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ज़बान और कान का, आँख और नाक का, या अक्ल और हाथ का? तो ज़बान की लर्निंग में
किस चीज़ का ज़्यादा है? ज़बान और कान का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। बच्चे जब ज़बान को सीखते हैं तो कान से वो सुनते हैं ज़बान को पहले, और फिर अपनी ज़बान से यानी अपनी टंग से उस ज़बान को बोलते हैं जो वो सुन चुके हैं। तो ज़बान और कान का ज़बान की लर्निंग करते हुए ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है, बुनियादी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर उर्दू ज़बान सिखाने में सबसे मुश्किल क्या तसव्वुर किया जाता है? क्या समझा जाता है कि ज़बान सिखाते हुए प्राइमरी लेवल में क्या मुश्किल है? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? जब हम छोटे बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाते हैं तो सबसे मुश्किल क्या लगता है? उनको सुनना सिखाना या बोलना सिखाना या पढ़ना सिखाना या लिखना सिखाना? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाना सबसे मुश्किल होता है कि वो सुनते हैं, वो कुदरती तौर पर सुनने की उनकी सलाहियत होती है। बोलने की भी जब वो 2-4 वर्ड जब वो कुछ वर्ड सुन लेते हैं तो फिर बच्चे बोलने भी लगते हैं, लेकिन पढ़ना अगर उनको नहीं आता है तो वो लिख भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ना सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है बच्चों को उर्दू सिखाते हुए। सवाल नंबर 10 है, मुंदरजा झेल में से मुज़क्कर की मिसाल। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में मुज़क्कर क्या है? मुज़क्कर होता है मैस्कुलिन और मुअन्नस होता है फेमिनिन। तो हमें इसमें देखना है कि मोहब्बत मुज़क्कर है या इनायत मुज़क्कर है या उल्फत मुज़क्कर है या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इन सारे वर्ड्स को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे अगर हम बोलते हैं मोहब्बत अंधी होती है तो मोहब्बत यहाँ मुअन्नस है, औरत है। इनायत, आपकी इनायत होगी, तो इनायत भी यहाँ मुअन्नस है। उल्फत, मोहब्बत और उल्फत दोनों एक साथ यूज किया जाता है तो उल्फत भी मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं मुज़क्कर है, बाकी ये तीनों जो है मुअन्नस है। 11वां सवाल है, लफ्ज़ हज़्न की ज़िद बताइए। हज़्न की ज़िद है गम या मलाल या इंबसात या इनमें से कोई नहीं। हज़्न और मलाल इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है, कहीं लिखा होता है तो ये दोनों साथ में लिखे होते हैं। तो यानी ये दोनों वर्ड जो है मुतरादिफ हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मलाल तो नहीं होगा। मलाल से मिलता जुलता वर्ड अगर मलाल है तो मलाल का मुतरादिफ वर्ड यानी मलाल का मिलता जुलता लफ्ज़ जो है गम है, तो गम भी नहीं होगा। तो इंबसात मतलब खुशी होती है। तो हज़्न या मलाल या गम ये सब गम होता है और इंबसात जो है खुशी होती है। तो इसका जो उल्टा होगा यानी इसकी ज़िद जो होगी हज़्न की वो इंबसात होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है, तख्ते स्याह किसके लिए है? ब्लैक बोर्ड जो है वो किसके लिए है? बच्चों के लिए, उस्तादों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं? ब्लैक बोर्ड जो होता है वो टीचर उस पर लिखते हैं, बच्चे उसे देखते हैं। किसी सवाल का जवाब हल करने के लिए बच्चे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो तख्ते स्याह जो है दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कहानी सुनना और सुनाना क्या है? बसरी मुआविन अशिया, क्लास में अगर कहानी सुना रहा है टीचर या सुन रहा है तो ये क्या है? बसरी मुआविन अशिया है। बसरी मुआविन अशिया मतलब विजुअल एड, जो बच्चों को दिखाकर पढ़ाने में मदद करता है वो बसरी मुआविन अशिया कहलाता है। यहाँ निसाबी सरगर्मी है, को करिकुलर एक्टिविटी या समई मुआविन अशिया है। यानी समई मुआविन अशिया मतलब ऑडियो एड यानी ऑडियो एड, या फिर बसरी समई मुआविन अशिया ऑडियो विजुअल एड। तो कहानी सुनना और सुनाना क्या है? समई मुआविन अशिया है। बच्चे इसमें कहानी सुनते या सुनाते हैं या फिर टीचर कहानी सुनते या सुनाते हैं, तो ये समई मुआविन अशिया हुआ, यानी इसमें सुना जाता है, ऑडियो एड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, कवायद किस तरह सिखाना बेहतर है? ग्रामर किस तरह सिखाया जाए, किस तरह सिखाना सही होगा? तारीफें रटवाकर, मिसालें बताकर या ज़बान की तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए या इनमें से कोई नहीं? बच्चों को कवायद किस तरह सिखाया जाए, किस तरह सिखाना सबसे बेहतर होगा? तो मिसालें बताकर। बच्चों को अगर ग्रामर बता रहे हैं तो मिसालों के साथ बताई जाए। कोई भी नॉलेज अगर हम बच्चों को देते हैं, कोई भी तालीम, तो अगर हम मिसालों से देते हैं तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। सवाल नंबर 15 है, बुलंदी की जिद क्या होगी? बुलंदी की जिद क्या होगी? जुल्मत, ऊंचा, पस्ती या बातिल। तो बुलंदी मतलब ऊंचाई, तो पस्ती इसका उल्टा होगा, यानी पस्ती जो है बुलंदी की जिद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 16 है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। ज़बान में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको कैसी तदरीस दी जाए, कैसी टीचिंग कराई जाए? तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, या इनमें से सभी? जो बच्चे कमज़ोर हैं ज़बान में उनको कैसी तदरीस की जाए, कैसे पढ़ाया जाए? तो उनको अलग अलग पढ़ाएं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग अलग पढ़ाएं, या फिर पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ाएं, या एक साथ पढ़ाएं, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग से ज़्यादा फोकस की जाए, अलग से उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन ज़बान सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है? सोच को वुसअत देना, ज़बान की तफहीम यानी ज़बान को समझना ठीक से, या तहरीर में महारत पैदा करना, या तख्लीक? बच्चों को अगर हम ज़बान सिखा रहे हैं तो उनमें सोच को वुसअत देना भी होगा। उनकी सोच को वुसअत देंगे तो वो ज़बान को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ज़बान की तफहीम, बच्चों को ज़बान की तफहीम होगी, समझ होगी, तभी बच्चे ज़बान सीख पाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है तहरीर में महारत पैदा करना, अगर बच्चों के अंदर तहरीर में महारत नहीं भी है तब भी बच्चे ज़बान सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। 18वां सवाल है, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनके कवायद नहीं जानते, ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है कि तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनकी ग्रामर नहीं जानते? महर्षि पतंजलि ने कहा है, लॉर्ड स्वीट ने कहा है, लॉर्ड मैकेले ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है? तो लॉर्ड मैकेले ने कहा है कि बच्चे उन ज़बान को ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं जिनकी ग्रामर वो नहीं जानते। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो बच्चे मादरी ज़बान अपनी जल्दी सीख लेते हैं, हालांकि वो उसकी ग्रामर से वाकिफ़ नहीं होते हैं, बच्चे सुन के सीख लेते हैं। 19वां सवाल है, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान, कोई 3 ज़बान, या अंग्रेज़ी ज़बान? तो अगर हम सहल लिसानी फार्मूला में पढ़ते हैं तो उससे हम जानेंगे कि बच्चों को सहल लिसानी फार्मूला के मुताबिक बताया जाता है कि बच्चों को कोई 3 ज़बान सीखने की ज़रूरत है, हिंदुस्तानी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 20, ज़हीन तलबा का तलफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है। जो बच्चे तेज़ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी बेहतर होती है। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है? टर्मन ने, फिशर ने, थम्बा ने, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, इनमें से सभी ने कही है। टर्मन ने, फिशर ने, थम्बा ने, ये सब ने ये बात कही है कि जो बच्चे तेज़ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज, वोकैबुलरी सब बेहतर होती है। सियाक में कवायद से क्या मुराद है? यानी कोई कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कवायद यूज़ किया गया है, कोई टॉपिक है उसमें कवायद है, तो उससे क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर 1 है, मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश। मश्क करा के और उस पर अमल करा के जो है ग्रामर को सिखाया जाए, या ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता हो। ऐसे स्ट्रक्चरल वे में ज़बान को पढ़ाया जाए, ज़बान की आमोजिश कराई जाए जिसमें लर्नर जो है उसी के सतह के लिहाज से तरक्की करे। तीसरा है, पहले कवायद के उसूल फिर उनकी आमोजिश। पहले कवायद के उसूल, प्रिंसिपल समझा दिए जाएं, फिर उनको लर्न कराया जाए, उनको सिखाया जाए। सयाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। यानी सयाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। सयाक में जो कवायद यूज़ की गई है उसकी फितरी ज़बान, बच्चे की फितरी ज़बान, जो ज़बान बच्चा बोलता है या जो ज़बान बच्चा आसानी से समझता है, उसी ज़बान में बच्चों को मिसालें देकर उनकी आमोजिश कराई जाए, को कवायद सिखाई जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं। यानी
सीखने सिखाने, टीचिंग और लर्निंग का जो अमल होता है उसमें मुतहरिक होते हैं, उसमें एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मुअल्लिम और मुतालिम दोनों, यानी टीचर और लर्नर दोनों, स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सिर्फ मुअल्लिम, यानी सिर्फ टीचर एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सिर्फ मुतालिम, सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सीखने सिखाने के अमल में कौन एक्टिव होते हैं? मुअल्लिम और मुतालिम दोनों होते हैं। टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन जवाब नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। मुअल्लिम और मुतालिम दोनों सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल में फ़न तदरीस का हिस्सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन टीचिंग का हिस्सा है? मैदान से खेल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, या मगरिब से मशरिक की तरफ। फ़न तदरीस जो है, टीचिंग का जो आर्ट है, उसका कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में हिस्सा है? टीचिंग के प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं कि मालूम से नामालूम की तरफ, इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ, ऐसा हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल टीचिंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, यानी मालूम से नामालूम की तरफ। जब एक उस्ताद बच्चे को पढ़ाए तो उसे ऐसा पढ़ाए कि जो बच्चा जो जान रहा है वहाँ से शुरू करे, और जब बच्चा जो नॉलेज नहीं जान रहा है, जो उसको नहीं आता है, वहाँ तक ले जाया जाए। जैसे एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं फल के बारे में, तो हम बच्चे को एक आम फल के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर बच्चे जो है सेब को पहचानते हैं, तो हम सेब के बारे में पहले बताएंगे, और फिर बाद में कुछ ऐसे फ्रूट, ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो ऐसे हम ले जाएंगे बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ। सवाल नंबर 4 है तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? इखलाक आमोज़ी। ऑप्शन नंबर 2 है दौलत कमाना। ऑप्शन नंबर 3 है किरदार साजी, और तौर तरीकों में बेहतरी। तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? ये सवाल जो है नेगेटिव में है, तो जो मकसद नहीं है वो हम ढूंढेंगे। तालीम और तरबियत का मकसद है कि इखलाक आमोज़ी हो, बच्चे के अंदर इखलाक पैदा हो। ऑप्शन नंबर 2 दौलत कमाना, तालीम और तरबियत का मकसद दौलत कमाना है। या किरदार साजी, तालीम और तरबियत से हम जानते हैं कि बच्चों की किरदार साजी होती है, उनका किरदार बनता है अच्छा। और चौथा है तौर तरीकों में बेहतरी। हम कहते हैं कि वो तालीम तरबियत देंगे तो उनके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी, अच्छाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि दौलत कमाना। तालीम और तरबियत देने का हमारा ये मकसद नहीं होता कि हम बच्चों को सिर्फ दौलत कमाने के लिए तालीम दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं होता कि बच्चे इससे दौलत कमाएंगे। तो यहाँ सवाल जो है नेगेटिव है, और हम जवाब भी नेगेटिव ही ढूंढेंगे। अगर आप इस तरह के मॉक टेस्ट को हल कर लेते हैं, आपके एग्जाम में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सवालात को बहुत जल्दी हल करेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवालात डेट में जिनकी लैंग्वेज उर्दू है उनको एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इस तरह के सवालात हल कर लेते हैं मॉक टेस्ट में, आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। दरसी किताबें अहम हिस्सा है निसाब का, स्कूल का, खेल का, या इनमें से कोई नहीं? दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक जो है इसका अहम हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है निसाब का, स्कूल का, खेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो दरसी किताबें निसाब का अहम हिस्सा है। हमारे सिलेबस में ही टेक्स्ट बुक के बारे में दिया गया है, वहीं से हमारा टॉपिक होता है टेक्स्ट बुक से ही। सिलेबस में ये मेंशन होता है कि टेक्स्ट बुक की कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, कौन सी टेक्स्ट बुक को हमें पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि दरसी किताबें जो हैं सिलेबस का अहम हिस्सा है, यानी निसाब का अहम हिस्सा है। अगला सवाल है दर्जा में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए, क्लासरूम में टीचर की आवाज़ होनी चाहिए इंतहाई बुलंद, बहुत तेज़ आवाज़ होनी चाहिए, इंतहाई पस्त यानी बहुत धीमी होनी चाहिए, औसत दर्जा एवरेज, न बहुत तेज़ न बहुत धीमी, या करख्त बहुत तेज़। हमें ऑप्शन देखकर ही पता चल जाता है कि मुअल्लिम की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। बहुत तेज़ ना हो कि बच्चों को जो है उनकी आवाज़ बुरी लगने लगे, और इंतहाई पस्त ना हो कि बच्चों तक उनकी आवाज़ ना पहुँचे, बल्कि औसत दर्जे की होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी आवाज़ भी भली लगे और उनके कानों तक भी पहुँच सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, औसत दर्जा, यानी एवरेज मीडियम आवाज़ होनी चाहिए।
अगला सवाल है, इनमें से कौन इशारों की ज़बान नहीं है? इनमें कौन साइन लैंग्वेज नहीं है? चुटकी बजाना, सर की जुम्बिश यानी सर को हिलाना, हाथ दबाना या डांटना। सवाल में पूछ रहा है कि कौन इशारों की ज़बान नहीं है, तो हम देखेंगे कि इशारों की ज़बान कौन कौन सी है। चुटकी बजाकर हम इशारा करते हैं, ये भी इशारों की ज़बान है। सर की जुम्बिश, हम सर हिलाकर इशारे में बात करते हैं, तो ये भी इशारों की ज़बान हुई। हाथ दबाना यानी हम हाथ दबाकर किसी को कोई साइन देते हैं, तो ये भी इशारों की ज़बान हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी डांटना जो है इशारों की ज़बान नहीं है। अगला सवाल है, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं? स्टूडेंट को सीखने में क्या मसला पेश आ रहा है, उसे टीचर कैसे जानेगा और अपनी तदरीस को कैसे बेहतर बनाएगा, उसके लिए वो क्या करता है? सैर करते हैं, खेल खिलाते हैं, सवालात करते हैं या इनमें से कोई नहीं? टीचर कैसे जानेगा कि बच्चे को कौन सी चीज़ सीखने में परेशानी आ रही है, कहाँ सीखने में परेशानी आ रही है, और अगर परेशानी आ रही है तो वो अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बनाए? तो इस तरह से टीचर कैसे समझ पाएंगे? तो अगर वो सवालात करते हैं स्टूडेंट से, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ उनको परेशानी आ रही है और मैं इस तरह से अपनी टीचिंग को जो है बेहतर बना सकता हूँ या बेहतर बना सकती हूँ। टीचर बच्चों से सवालात करेंगे, इस तरह से उनको उनकी परेशानी समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, सवालात करते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में कौन बसरी तौज़ीहात में शामिल नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन विजुअल एड्स में शामिल नहीं है? तस्वीर, मॉडल, रेडियो या नक्शा? तो तस्वीर हम देखते हैं तो ये जो है बसरी हुआ यानी विजुअल हुआ। मॉडल भी हम देखते हैं, ये भी बसरी तौज़ीहात हुआ। रेडियो जो हम सुनते हैं तो ये बसरी नहीं हुआ बल्कि समी हुआ। और नक्शा भी हम देखते हैं तो ये भी बसरी तौज़ीहात हुआ यानी विजुअल एड हुआ, देखने वाला। तो इसमें हम सिर्फ रेडियो को ही सुनते हैं, इसे रेडियो में से जो आवाज़ आती है उसे हम सुनते हैं, तो ये समई तौज़ीहात हुआ। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि बसरी तौज़ीहात में शामिल नहीं है, कौन बसरी तौज़ीहात नहीं है? तो हम यहाँ देखेंगे तस्वीर, मॉडल बसरी है, नक्शा भी बसरी है, लेकिन रेडियो जो है बसरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल है, इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों के अंदर इल्मी सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? अखबार बीनी, कुतुब बीनी, फिल्म बीनी या इनमें से कोई नहीं? तो हम बच्चों के अंदर इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देना अगर चाहते हैं तो कौन ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चे अगर कुतुब बीनी कर रहे हैं यानी किताब पढ़ रहे हैं तो उनसे जो है किताब को पढ़ने से बच्चे के अंदर इल्मी सलाहियत फ़रोग़ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, कुतुब बीनी, किताब पढ़ना। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में ज़बान की तारीफ़ होगी, इशारों के ज़रिए इजहार, आवाज़ों के ज़रिए इजहार, अलामतों के ज़रिए इजहार या इनमें से कोई नहीं? सवाल में पूछ रहा है कि ज़बान की तारीफ़ होगी यानी ज़बान की डिफिनीशन क्या है? तो ज़बान जो है इशारों के ज़रिए इजहार हम अगर करते हैं तो वो भी ज़बान हुई, इशारों की भी ज़बान होती है। आवाज़ों के ज़रिए अगर हम बात करते हैं, अपनी बात का इजहार करते हैं तो वो भी एक ज़बान हुई। अलामतों के ज़रिए इजहार करते हैं यानी लिख के इजहार करते हैं तो वो भी एक ज़बान हुई। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऊपर के सभी। टाइपिंग में गलती हो गई है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ऊपर के सभी, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये सारी जो है ज़बान की तारीफ़ है, ये सब ज़बान की डिफिनीशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम बोलेंगे ऊपर के सभी। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में फ़वाइद का वाहिद, उसका वाहिद क्या है? फ़वायदा, फ़वाइद, फ़ायदा या फ़ेदा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। फ़वाइद जो है वो जमा है और उसका वाहिद होता है फ़ायदा। अगला सवाल है, दरसियाती कुतुब मौल्लिम के तदरीसी अमल में होते हैं। टेक्स्ट बुक जो है जब मौल्लिम पढ़ाता है, टीचिंग का जो प्रोसेस होता है, तो टेक्स्ट बुक उसमें ज़रूरी होती है, रहनुमा होती है, गैर ज़रूरी होती है या इनमें से कोई नहीं? तो जब टीचर जो है टीचिंग कर रहा होता है तो दरसियाती कुतुब उसके लिए रहनुमा होती है। वो दरसियाती कुतुब की हेल्प से ही, दरसियाती कुतुब की मदद से ही बच्चों को इल्म देता है, टॉपिक समझाता है।
तो दरसियाती कुतुब मुअल्लिम के तदरीसी अमल में रहनुमा का रोल अदा करती है। अगला सवाल देख लेते हैं, मुआविन तदरीसी अशिया में किसका शुमार नहीं होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल में TLM में किसका शुमार नहीं होता है? कुतुब यानी किताब की जमा है कुतुब, उसका, चार्ट पेपर का, छड़ी का या नक्शा का। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो किस किस चीज़ की मदद लेता है? किताब की मदद लेता है टीचिंग में, चार्ट पेपर की मदद लेता है, नक्शा की मदद लेता है, लेकिन छड़ी की मदद नहीं लेता, क्योंकि छड़ी जो है मुआविन तदरीसी अशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट जवाब है। अगला सवाल है, मुसलसल व जामे तय्युन कदर अहाता करता है, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसका अहाता करता है? बच्चों के मजमूई कारकर्दगी का, स्कूल की कारकर्दगी का, हम निसाबी कारकर्दगी का या मुख्तलिफ मजमून से वाकफियत का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। मुसलसल व जामे तय्युन कदर की वजह से हम बच्चों के मजमूई कारकर्दगी का अहाता करते हैं। बच्चों की जितनी भी कारकर्दगी है सबको मिलाकर हम मुसलसल जामे तय्युन कदर के ज़रिए उसकी जांच करते हैं। सवाल नंबर 16 है, मालजाती तदरीस की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती? रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती? दर्जा में पिछड़ने वाले बच्चों को, ज़हीन और तेज़ बच्चों को, खेल में अच्छा करने वाले बच्चों को या ज़्यादा नागा करने वाले बच्चों को। यहाँ पूछ रहा है कि रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं पड़ती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना है कि रिमीडियल टीचिंग क्या होती है। रिमीडियल टीचिंग, जो बच्चे क्लास में पीछे रह जाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो उनको दोबारा जो टीचिंग कराई जाती है, कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं समझ में आता, उनकी पहले जांच होती है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसे रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, यानी मुआलजाती तदरीस की जाती है। तो पूछ रहा है कि मुआलजाती तदरीस की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती? जो बच्चे ज़हीन और तेज़ होंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा, तो उनको मुआलजाती तदरीस यानी रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, तलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तलबा सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं? सुनकर, पढ़कर, देखकर या अमल करके। तलबा इन चारों चीज़ों से सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, अमल करके भी सीखते हैं। लेकिन सवाल में है कि तलबा सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? तलबा सबसे ज़्यादा अमल करके सीखते हैं। जब तलबा अमल करता है यानी प्रैक्टिकल करता है, अमल करते हुए तलबा की सारी हिस्से जो है एक्टिव होती है, सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, तो उस सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। अगला सवाल है, निसाबी सरगर्मी में खेल ज़रूरी होता है दिमागी कुव्वत बढ़ाने के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए, हमदर्दी सीखने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, जिस्मानी तरक्की के लिए। बच्चा जब खेलता है तो फिज़िकली उसका ग्रोथ होता है, फिज़िकली डेवलपमेंट होता है उसका। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन इलाकाई ज़बान नहीं है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। इलाकाई ज़बान जो एक महदूद इलाके में बोली जाए, उर्दू जो है इलाकाई ज़बान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है उर्दू। उर्दू इलाकाई ज़बान नहीं है। बाकी मैथिली, भोजपुरी, मगही ये एक पार्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। मैथिली जो है मिथिला में बोली जाती है, भोजपुरी जो है भोजपुर वाले एरिया में बोली जाती है। उर्दू जो है हर जगह बोली जाती है, हिंदुस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है और भी कई देश में बोली जाती है, इसलिए उर्दू जो है इलाकाई ज़बान नहीं है। अगला सवाल है, इब्तदाई तालीम की तदरीस किस ज़बान में होनी चाहिए? प्राइमरी तालीम जो दी जाती है वो किस ज़बान में होनी चाहिए? मादरी ज़बान में, बैनुल अक़वामी ज़बान में, सकाफ़ती ज़बान में या सरकारी ज़बान में? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तलबा से पढ़ी हुई कहानी दोबारा से बयान करने को कहने से उस्ताद को किसकी जांच करने में मदद मिलेगी? एक तलबा है, स्टूडेंट्स कहानी पढ़ चुके हैं और टीचर उसे दोबारा उस कहानी को दोबारा बयान करने को कह रहे हैं, तो ऐसा करने में उस्ताद बच्चे की किस चीज़ को जांच कर पाएंगे? ज़हानत को, समझ की, तलफ़्फ़ुज़ की या इमला की? कहानी को बच्चा अगर अपने लफ्ज़ में बयान कर रहा है तो इस तरह बच्चे की समझ की जांच कर पाएंगे। बच्चा जो है पढ़ चुका है कहानी को और वो अपने लफ्ज़ में बयान कर रहा है, तो इसका मतलब वो समझ चुका है कहानी को, इसलिए बयान कर रहा है। तो ऐसे में उस्ताद को
समझ की जांच करने में, तलबा की समझ की जांच करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। सवाल नंबर 2 है, उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लसानियत को फरोग देता है। कसीर लसानियत मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता। बहुत सारी जबान बोलने वाली एक क्लासरूम है, बहुत सारी जबान बोलते हैं बच्चे उस क्लासरूम में। तो कौन सा सवाल टीचर पूछेगा जिससे बहुभाषिकता यानी कसीर लसानियत को फरोग मिलेगा। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। टीचर ये सवाल अगर कर रहा है तो क्या बच्चे के अंदर या क्लासरूम में कसीर लसानियत को फरोग मिलेगा। या सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखे। ये सवाल अगर टीचर करता है कि सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखे, सारे बच्चे को बोलता है, तो क्या इससे कसीर लसानियत को फरोग मिलेगा। या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, इससे फरोग मिलेगा। या फिर क्या तुम खत लिख चुके हो। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो जो एस्टिमेटेड ऊंचाई है बच्चे उसे बताएंगे। या फिर सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखे। अगर टीचर बच्चों को कहते हैं कि सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखे, तो अगर अलग अलग रीजन के अलग अलग एरिया के बच्चे रहते हैं तो सब अपने एरिया की जबानों में नाम लिखेंगे सब्जियों के। तो इससे जो है कसीर लसानियत को फरोग मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ये अगर है कि एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, इससे बच्चे जो है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, बच्चे इसका जवाब हाँ या ना में देंगे। या क्या तुम खत लिख चुके हो, इससे बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे। इससे बहुभाषिकता या कसीर लसानियत को फरोग नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, अलग अलग रीजन अलग अलग एरिया के बच्चे आए हुए हैं, तो वो अपने एरिया की जबानों में नाम लिखेंगे सब्जियों, इससे कसीर लसानियत को फरोग मिलेगा। सवाल नंबर 3 है, बतौर हिकमत अमली कसीर लसानियत से मुराद है। स्ट्रेटेजी के तौर पर, टीचिंग की स्ट्रेटेजी जो होती है उसके तौर पर कसीर लसानियत से क्या मुराद है। स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस, स्कूल में बहुत सारी ज़बानों की टीचिंग, या तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजिश, या तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, या फिर तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है कि तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजी के तौर पर टीचर इस्तेमाल करता है कि तलबा जो है उनकी ज़बानों का इस्तेमाल, उनकी ज़बान क्या होगी, उनकी मादरी ज़बान होगी। जहाँ से, जिस रीजन से, जिस एरिया से बच्चे आए हुए हैं उनकी अलग अलग ज़बान होती है, उन ज़बानों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये टीचर के लिए, अगर टीचर इसका इस्तेमाल करता है तो टीचर के लिए ये एक हिकमत अमली होगी, स्ट्रेटेजी होगी। और स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर हम कसीर लसानियत को देखते हैं तो देखेंगे कि तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक हिकमत अमली है पढ़ाने की। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। माखज़ मतलब सोर्स। तो प्राइमरी लेवल पर ज़बान सीखने का सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है। अखबार, अदब इत्फाल, क्लासरूम की सारी चीज़ें, या कंप्यूटर। तो हम यहाँ इब्तदाई सतह पर बात करें, इब्तदाई सतह पर छोटे बच्चे होते हैं और वो ज़बान की आमोजिश कैसे करेंगे, तो अदब इत्फाल, बच्चों का जो लिटरेचर होता है उसके ज़रिए से वो एक अहम माखज़ है, एक अहम सोर्स है बच्चों की ज़बान की आमोजिश के लिए इब्तदाई सतह पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का महरिक होता है। जब स्टूडेंट्स मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए ज़बान सीखते हैं कि जॉब का बेहतरीन मौका उन्हें मिल जाए, ज़बान सीखते हैं, तो सीखने का कौन सा महरिक है, कौन सी मोटिवेशन है, ये खारजी यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, या मुलाजमत मरकूज़, या अना मरकूज़, या फितरी, या बातनी। तो चूंकि बच्चे जो है मुलाजमत के लिए ज़बान सीख रहे हैं तो ये जो मोटिवेशन है वो खारजी होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। छठा सवाल है, ज़बान की मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को खाली जगह का मौका फराहम करना है। ज़बान की एक इफ़ेक्टिव क्लास की हम अगर खुसूसियत देखें तो वो लर्नर को किस चीज़ का मौका फराहम करता है, नकल का, तामुल का, गलतियों को कम करने का, या फिर तय्युन कदर।
تو اگر ہم بولیں گے کہ زبان کی افیکٹو کلاس ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس کی خصوصیت ہوگی کہ بچوں کو تعامل کرنے کا، انٹریکشن کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، آموزگاروں کو یعنی لرنر کو تعامل کرنے کا موقع فراہم کرنا۔ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہوا۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ ایک تحت الشعوری عمل ہے اور طلبہ اس کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں۔ ایک تحت الشعوری عمل ہے، سب کانشس پروسیس ہے اور طلبہ اس میں ترسیل کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ زبان کی آموزش، زبان کا اکتساب، لسانی مہارت یا دوسری زبان۔ زبان کی آموزش اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم زبان سیکھتے ہیں یا طلبہ زبان سیکھتے ہیں، اور جب سیکھنا ہوتا ہے تو وہ شعوری طور پر ہوتا ہے یعنی کانشس وے میں ہوتا ہے، تو شعوری طور پر ہوگا وہ۔ تو یہاں کہہ رہا ہے سوال میں کہ تحت الشعوری عمل ہے، یعنی اس میں شعور کا کوئی نہیں ہے، آپ کے یا لرنر کے مائنڈ میں، لرنر کے برین میں پہلے سے زبان سیکھنے کا ایک آلہ موجود ہوتا ہے اور طلبہ اس زبان کا کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان کا اکتساب، زبان کا ارجن خود بخود ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی شعور کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایفرٹ لگانا نہیں پڑتی۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہوا۔ زبان کا اکتساب ایک تحت الشعوری عمل ہے، طلبہ اس کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، مختلف رنگ برنگے تصویر سے مزین ماحول خالی جگہ اور خالی جگہ کی آموزش کا حصہ ہے۔ رنگ برنگے تصویر سے سجے ماحول، آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے خواندگی، خواندگی اور زبان کی آموزش کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور یہ ریاست کے تابع ہوتے ہیں یعنی اسٹیٹ کے تابع ہوتے ہیں، مرکز کے تابع ہوتے ہیں، رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں یا اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر زبان جتنی بھی لینگویج ہے اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے، اپنے قواعد ہوتے ہیں، اور وہ کس کے تابع ہوتے ہیں؟ گرامر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، زبان کے گرامر کے اصول ہوتے ہیں تو وہ اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 4 اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ایک زبان بولنے والے دوسری زبان کے الفاظ اور جملوں کا استعمال کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک زبان بولتا ہے اور اپنے اسی زبان کے دوران جب وہ بات کرتا ہے یا بولتا ہے تو دوسری زبان کا جملہ یا الفاظ بھی اپنے جملے میں استعمال کر لیتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا اور ملانا، زبان کی منتقلی، قابل فہم گفتگو کرنا یا سماجی رویے۔ مطلب اگر ہم اردو بول رہے ہیں، اردو بولتے بولتے بیچ میں ہم انگلش کا بھی کوئی ورڈ یوز کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہوا؟ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے، زبان کی منتقلی ہوئی۔ ایک زبان بولتے بولتے ہم دوسری زبان کا بھی اسی بیچ میں استعمال کر لیتے ہیں تو اسے ہم زبان کی منتقلی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے؟ سورس کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی زبان ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، بچے کی زبان کا جو لفظ ہے، جو بھی وہ لفظ بول رہا ہے بچہ، اس کے لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، مطلب اسی سے ملتا جلتا دوسرا ورڈ فراہم کرنا، یا درسیات سے پرے زبان کی تدریس، درسیات سلیبس سے ہٹ کے زبان کو پڑھایا جائے، یا آموزگاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال، یا کئی زبانوں کی آموزش۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہے، آموزگاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ سورس کے طور پر کثیر لسانیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آموزگاروں کی جو زبان ہے اس کو اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جائے تدریس کے دوران۔ سوال نمبر 12 ہے، سہ لسانی فارمولہ کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے۔ سہ لسانی فارمولہ کے مطابق تیسری زبان کون سی ہے؟ صرف سنسکرت، صرف کوئی غیر ملکی زبان؟ تو یہاں صرف جیسے آیا ویسے ہی ہم آپشن کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، کیونکہ صرف جو ہے ہمارا نیگیٹو ٹیگ ورڈ ہے۔ تو اب 2 آپشن بچے ہیں، ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ یا پھر پورے ملک میں ایک جیسی۔ سہ لسانی فارمولہ کے مطابق تیسری زبان کیا ہوتی ہے؟ تو ایک ہندی بولنے والی، ہندی بولا جائے، اور جس اسٹیٹ میں ہندی نہیں بولی جاتی وہاں اس اسٹیٹ کی زبان، یہ سہ لسانی فارمولہ کے مطابق تیسری زبان ہوئی۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کس کی؟ ترتیب کی،
खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की या तर्जुमे की। स्टूडेंट कोई जबान सीख रहा है तो उसमें तरतीब की अहमियत होती है। जबान की तरतीब होगी, इधर उधर नहीं कर सकते। पहले हम जो है जबान की तरतीब होती है, जबान का अल्फाबेट होता है, उसकी ग्रामर होती है, तो सब चीज़ें तरतीब से होती है। इसी तरह जो है आमोजिशी रवैया भी होना चाहिए। आपका सीखने का रवैया होगा तभी आप नई जबान की आमोजिश कर पाएंगे। और तर्जुमे की, जब हम कोई नई जबान सीखते हैं तो तर्जुमे की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों की अहमियत होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है खुद एतमादी, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगर हम कोई ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर खुद एतमादी होगी तभी हम ज़बान की आमोजिश कर पाएंगे। तो खुद एतमादी की कोई अहमियत नहीं होती ज़बान की आमोजिश में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, ज़बान की क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है। एक ज़बान की क्लास है, उसमें लिटरेचर की टीचिंग हो रही है, तो उससे किस मकसद की तकमील होगी, यानी कौन सा मकसद पूरा होगा। ज़बान की आमोजिश, गौर व फिक्र और कवायद का फ़रोग। अगर लिटरेचर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज़बान की आमोजिश होगी, ज़बान सीखेगा बच्चा तो ये तो ज़बान की सीखेगा, लेकिन कवायद का फ़रोग, लिटरेचर पढ़ाया जाए तो उसमें कवायद का फ़रोग कैसे होगा, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। इखलाकी अक़दार का फ़रोग, मुसन्निफ़ उसके ज़माने और कामों के बारे में इल्म। अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें मुसन्निफ़ उसके कामों और ज़मानों के बारे में जान के क्या करेंगे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे हैं 2 ऑप्शन। ज़बान की आमोजिश, सकाफत और समाजी मसाइल के इदराक का फ़रोग। अगर लिटरेचर की टीचिंग हो रही है तो उससे जो है एक तो आप ज़बान की आमोजिश होगी, उससे ज़बान सीखेंगे। दूसरा, लिटरेचर में जो है सकाफत, कल्चर और जो समाजी मसाइल है, समाज में जो मसाइल है उसकी समझबूझ पैदा होती है और उसका फ़रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हुआ। सवाल नंबर 15 है, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। बच्चों के अंदर हम ज़बान की सलाहियत में इजाफा चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो कौन सा सवाल मददगार साबित होगा। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। बच्चों को कहा जाए कि लफ्ज़ तरजीह जो है उस पर एक एक जुमला लिखे, या फिर अपने और अपनी बहन के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करें। बच्चों को कहें कि उसके और उसके बहन के दरमियान जो बातचीत होती है उसको तहरीर करें, या पढ़ी हुई नज्म के खालिक का नाम लिखे, जो उसने नज्म पढ़ी है उसके राइटर का नाम लिखे, या फिर अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक किताब का नाम। तो अगर हम बच्चों को कहते हैं कि अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक किताब का नाम लिखे तो वो सीधे किताब का नाम लिख देंगे। इससे बच्चों के अंदर ज़बान की सलाहियत में इजाफा नहीं होगा। और पढ़ी हुई नज्म के खालिक का नाम भी अगर हम बोलते हैं लिखने को तो इससे भी बच्चे के अंदर ज़बान की सलाहियत में इजाफा नहीं होगा। बच्चों को कहते हैं कि अपने उसके और उसकी बहन के दरमियान जो भी बातचीत हुई है वो मुकालमा, वो डायलॉग अगर वो लिखते हैं तो इससे बच्चे के अंदर ज़बान की सलाहियत में इजाफा होगा। इससे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी पूरी समझबूझ लगानी है। डायलॉग लिखने में, मुकालमा लिखने में बच्चे को अपनी पूरी समझबूझ लगानी है और अपनी ज़बान का भी वो इस्तेमाल करेगा। सबसे बेहतर है बच्चों के अंदर ज़बान की सलाहियत में इजाफा पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है, बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुंचाता है या नकल करता है। तो बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है, वो ना सीखता है, ना तक़वियत पहुंचाता है, ना नकल करता है। बच्चे खुद ब खुद हासिल कर लेता है, वो अर्जन करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हुआ। सवाल नंबर 17 है, ज़बान की रस्मी आमोजिश में कौन शामिल नहीं है। नहीं है पूछ रहा है या नेगेटिव क्वेश्चन है। तो ज़बान की रस्मी आमोजिश हम कहाँ पर करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, तो ज़बान की तजुर्बागाह में करते हैं, स्कूल में, ज़बान का तरबियती मरकज़, या फिर घर का माहौल। यहाँ पूछ रहा है कि रस्मी आमोजिश में कौन शामिल नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि रस्मी आमोजिश कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ज़बान की तजुर्बागाह में रस्मी आमोजिश होती है, स्कूल में भी रस्मी आमोजिश होती है, ज़बान का तरबियती मरकज़ वहाँ भी रस्मी आमोजिश यानी फॉर्मल लर्निंग होती है। लेकिन घर के माहौल में हम रस्मी आमोजिश नहीं करते, इनफॉर्मल आमोजिश होती है, गैर रस्मी आमोजिश होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हुआ। सवाल नंबर 18 है, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। घर की ज़बान, मादरी ज़बान, दूसरी ज़बान या पहली ज़बान। तो हम देखें, अगर घर की ज़बान
यहाँ पूछ रहा है उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। घर की जबान हमारी वही होती है जो हमारी मादरी जबान होती है और इसे हम उस्ताद की मदद से या रस्मी माहौल में नहीं सीखते हैं। मादरी जबान भी वही हुआ, हम इसे न उस्ताद की मदद से सीखते हैं न रस्मी माहौल में सीखते हैं, ये खुद ब खुद हम सीख जाते हैं, अर्जन होता है इसका। दूसरी जबान हम रस्मी माहौल में उस्ताद की मदद से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, दर्ज झेल में से जबान सीखने के हवाले से कौन दुरुस्त है? हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, बच्चा स्कूल आकर जबान सीखता है, बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते, या बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। तो ये जबान सीखने के हवाले से दुरुस्त देखा जाए तो हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, ये बात सही है। ये नोम चॉम्स्की ने कही है कि हर बच्चा पैदाइशी सलाहियत लेके पैदा होता है कि वो जबान सीख पाए। बच्चा स्कूल आकर जबान सीखता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चा स्कूल आने से पहले भी जबान जानता है। बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, ये गलत बात है। बच्चे के अंदर पैदाइशी सलाहियत होती है जबान सीखने की और बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है कि हर बच्चे के अंदर जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। सवाल नंबर 20 है, आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? हिंदुस्तान का जो कानून है उसके 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है? 20, 22, 24 या 30? तो आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में 22 जबानों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 1, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों यानी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है, किस कैरेक्टरिस्टिक का इल्म होता है? तो है ऑप्शन में जल्द कबूलियत, रब्त कलाम मतन, शक्लियात या गैर लचीलापन। उर्दू ज़बान जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। उन उर्दू ज़बान के लफ्ज़ में कई ज़बानों के लफ्ज़ का बखूबी इस्तेमाल होता है। तो इससे आपकी उर्दू ज़बान की किस खासियत को पता चलता है? तो इससे आपको जल्द कबूलियत का पता चलता है। मतलब उर्दू ज़बान ऐसी है जो बाकी ज़बानों को जल्द कबूल कर लेती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 है, हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान महारत दरकार होती है, निज़ाम है, मखसूस खुसूसियात वाली या मनमानी है। हर ज़बान में कुछ उसकी मखसूस आवाज़ें होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स उनके मखसूस होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है हर ज़बान का मखसूस होता है, अलग अलग होता है। इस खुसूसियत से ज़बान का क्या अंदाज़ा होता है कि ज़बान किस खुसूसियत वाली है या कौन सी मखसूस बात है ज़बान में? तो महारत दरकार होती है, निज़ाम में मखसूस खुसूसियत वाली है या मनमानी है। तो ज़बान की अपनी मखसूस खुसूसियात होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी मखसूस खुसूसियत वाली है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़े होता है कि जब तलबा जो है स्कूल में उनका दाखिला होता है तो उस वक्त भी उनको ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है उनके अंदर। तो इस बयान से क्या पता चलता है? पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए या बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या फिर बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे अपनी ज़बान में सीखेंगे तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। सवाल नंबर 4 है, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारिफ़ करवाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, जब बोलने लायक या सुनने लायक होता है, तो बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है? बातचीत में, हुक्म में, कवायद में या तलफ़ुज़ में? तो बच्चे को हम ज़बान जब सिखाते हैं या बच्चे को ज़बान से मुतारिफ़ करवाते हैं तो बातचीत से, बच्चे से बातचीत करते हैं घर में, ख़ानदान में, इस तरह से बच्चा ज़बान से मुतारिफ़ होता है और फिर ज़बान को सीख लेता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, वाइगोत्स्की के नज़रिए पर मुबनी तामीरियत पसंद क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, तामीरियत पसंद मतलब कंस्ट्रक्टिव
क्लासरूम। तामीरियत पसंद क्लासरूम ज़्यादा तजुर्बाकार उस्ताद आमोज़गार को खाली जगह फराहम करने में एक रहनुमा का फरीज़ा अंजाम देता है। वाइगोत्स्की की एक थ्योरी है, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिव बेस्ड जो क्लासरूम होगा उसमें ज़्यादा तजुर्बाकार टीचर लर्नर को क्या फराहम करेगा? अदम तवाज़ुन को जानने का मौका, तरगीब, सवाल पूछने का मौका या किसी नज़रिए का तारुफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है तरगीब। बच्चों को वो तरगीब फराहम करेगा। सवाल नंबर 6 है, गैर लफ्जी तरसील होगी जिस कम्युनिकेशन में या जिस तरसील में लफ्ज का इस्तेमाल ना हो। तो बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत सकनात, एदाद या छुपे हुए अल्फाज। तो हरकत सकनात मतलब कि एक्टिविटी, सिर्फ बॉडी एक्टिविटी, इसमें जो है लफ्ज़ का या ज़बान का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हरकत सकनात जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां सवाल है, उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी सीख सकता है, वो ये है। उम्र का वो हिस्सा या उम्र का वो स्टेज जिसमें बच्चा बाकी स्टेज से, उम्र के बाकी स्टेज के मुकाबले जल्दी कोई ज़बान सीख लेता है, वो क्या है? 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल के बाद, 10 साल की उम्र से पहले या 13 साल के बाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है 8 साल की उम्र से पहले बच्चा जो है कोई भी ज़बान बाकी उम्र के मुनासिबत जल्दी सीख लेता है। 8वां सवाल है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़या होता है? जब हम किसी ज़बान को नेचुरल वे में सीख लेते हैं बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी मश्क के, तो ये कैसे वाक़या होता है? मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज़ करके। मतलब कैसे कहा जा रहा है, बोलने का अंदाज़ क्या, उस पर तवज्जो ना मरकूज़ करके क्या कहा जा रहा है उसके माने पर, बात पर ध्यान देकर, तवज्जो देकर, या वालिदैन की बातें सुनकर या अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है, माने पर तवज्जो मरकूज़ करके हम ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं और ये अमल इस तरह से वाक़या होता है, इस तरह से ये अमल होता है। सवाल नंबर 9 है, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सके। इसके लिए क्या करना होगा कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा बिला झिझक कोई भी ज़बान सीख ले और उसके आदी हो जाए। तो बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हैं। बच्चा कोई भी ज़बान बोलेगा तो जो ज़बान हम सिखाना चाह रहे हैं वो कैसे सीखेगा। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों पर जोर दिया जाए या वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ज़बान सिखाना चाह रहा है टीचर, वो ज़बान वक्फे से लिखवाई जाए और उन्हें बोलने का काम दिया जाए। सवाल नंबर 10 है, आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। लर्नर जो है अपने इल्म को खुद तश्कील देते हैं, खुद बनाते हैं। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपनी जवाबी तासुरात से आगाह करे। तलबा को सिखाई जाने वाली तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे या तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिशी मवाद फराहम करके, या फिर इनफरादी और इज्तमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताआवुन और शिरकत का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है इनफरादी और इज्तमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। बच्चों को अलग अलग या फिर ग्रुप में भी उनसे एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन का और शिरकत का मौका मिले, एक दूसरे की मदद करने का मौका मिले। सवाल नंबर 11 है, किसी ज़बान को बेहतर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान के करीब तर हो, कॉलेज में
दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके या तलबा की ज़िंदगी को उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, जहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चे को या तालिब इल्म को फोकस कर रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल नंबर 12 है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? उस्ताद काम देता और पढ़ने में मदद करता है, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, ऊपर के दोनों या सिर्फ दो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ दो, यानी तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब ही है कि बच्चे इंक्वायरी करते हैं नॉलेज की। तेरहवां सवाल है, कौन सा आमोदिशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? लर्निंग का कौन सा एरिया है जो गौर व फिक्र के अमल को, गौर व फिक्र के प्रोसेस को बढ़ाता है? याद करना, समझ, अंदाज़ा कदर या इतलाक। इतलाक मतलब एप्लीकेशन। बच्चा जब जो सीख रहा है उसको अप्लाई करेगा किसी पे, तभी उसके गौर व फिक्र का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 है, ज़बान जानने का मतलब है ज़बान के कवायद को जानना, ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म या सही से लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। ज़बान कोई जानता है, अगर कहेंगे कि वो ज़बान जानता है तो मतलब कि उस ज़बान में, जो ज़बान वो जान रहा है उसमें अपने ख्याल का इजहार कर सकता है अगर, तब हम समझेंगे ज़बान जान रहा है वो। सवाल नंबर 15 है, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा, दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मखल होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे नेगेटिव हैं। अंग्रेज़ी ज़बान की क्लास में उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहा है तो उसमें उसकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल जो है बच्चे की लर्निंग में हेल्पफुल साबित होगा। सवाल नंबर 16 है, ज़बान सीखने के ताल्लुक से लग़वी नशोनुमा से मुराद है, लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। लग़वी नशोनुमा मतलब लेक्सिकल डेवलपमेंट। ज़बान सीखने की तरगीब से, कवायद सीखने के एक मरहले से, नखवी साख्त की तफहीम से या समाजी ज़ाती वगैरह नौयत के अल्फाज सीखने से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। लेक्सिकल डेवलपमेंट यानी लग़वी नशोनुमा से मुराद है कि समाजी ज़ाती नौयत के अल्फाज सीखने से। सवाल नंबर 17 है, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? किसको सबसे कम इम्पोर्टेंस मिली है? ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना, कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, किसी ज़बान में अखबारात का मुताला या किताबों का मुताला। अगर ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपकी ज़बान की आमोजिश बेहतर तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कम अहमियत का हामिल है, तो ये तो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, जो ग्रामर है आप उसकी एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करें, ये नहीं है, इसको कम अहमियत का हामिल है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 18 है, दर्ज झेल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक है। नीचे दिए गए ऑप्शन जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक है, सिवाय क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल या हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। दरअसल ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है ये सब कोऑपरेटिव लर्निंग की खुसूसियत है या कोऑपरेटिव लर्निंग के मुताल्लिक है। लेकिन एक बेआवाज़ बेहरकत, अगर क्लास में हरकत नहीं हो रही है तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग उसमें कैसे होगी? स्टूडेंट एक दूसरे के साथ हरकत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग वाली क्लास होगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक बेआवाज़ बेहरकत करीने वाला क्लासरूम,
तो क्रिएटिव लर्निंग का ये कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 19 है, ज़बान की आमोजिश मौसर होती है, ज़बान की आमोजिश इफ़ेक्टिव होती है जब आमोजगार तरतीब वार कवायद के उसूल सीखता है, हैयत से इस्तेमाल पर आता है। हैयत से इस्तेमाल पर आता है मतलब स्ट्रक्चर, पहले वो उस ज़बान का स्ट्रक्चर सीख लेता है, फिर उसके इस्तेमाल पर या प्रैक्टिस पर आता है। उसूल से इतलाक़ पर आता है या सख्ती से हैयत पर आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हैयत से इस्तेमाल पर आता है। ज़बान की आमोजिश इफ़ेक्टिव कब होती है? जब लर्नर हैयत पहले उस ज़बान का स्ट्रक्चर सीखता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।